देवघाट नेपाल में स्थित एक पवित्र हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक, जो अपने हिंदू धर्म के लिए काफ़ी माना जाता है। यहाँ मौजूद मंदिर और गुफाएं बहुत से हिंदू देवी देवताओं को डेडिकेटेड हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देवघाट अपने काले जादू तंत्र विद्याओं के लिए भी जाना जाता है। कुछ लोगों का कहना है देवघाट में आधी रात को 4 औरतें आग में जलती हुई नाचती दिखाई देती हैं, और कुछ लोग सिर्फ इस घटना को सुनने का दावा करते हैं। घटनाएं तब शुरू होती हैं जब 12 जुलाई 2009 में देवघाट से ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मानव कंकाल मिली, जो कि किसी महिला का था। इस घटना के बाद से पुलिस अपनी जांच पड़ताल जारी कर देती, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता, और तब से यह एक राज बनकर रहता है। ऐसी ये कहानी नेपाल के एक शख्स के साथ हुई घटना की है, जिसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो चुका था। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैं 17 साल का था और मैं अपने मामा के घर चितवन अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था। कुछ दिन बिताने पर जब एक दिन मैं मामा के घर अपने भाई के साथ टीवी देख रहा होता हूँ, तो टीवी पर देवघाट से कंकाल मिलने की खबर चल रही होती है। और इस खबर को सुनने के बाद मैं और मेरा भाई एक दूसरे से देवघाट के बारे में बात करने लग जाते हैं। लेकिन अचानक मेरा भाई देवघाट के बारे में मुझे कुछ बताते हुए पूछता है कि भैया, आपने देवघाट में आधी रात को आग में जलती नाचती हुई औरतों के बारे में सुना है? यह सुनकर मैं पहले तो थोड़ा शॉक हो जाता हूँ, इस बात को नॉर्मली सुनता हूँ, लेकिन उसके एक और बात कहने के तरीके से मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को अभी भी सच नहीं मान रहा था कि कोई कैसे आग में जलते हुए, वो भी आधी रात को नाच सकता है, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, और ना ही मैंने ऐसी चीज़ें कभी महसूस करी थी। इसलिए मैं इस बात से काफ़ी क्यूरियस हो जाता हूँ और इस चीज़ को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उस रात से मैं देवघाट जाने का मौका ढूंढता रहता था, क्योंकि मेरे मामा मामी दोनों रात में किसी को भी बाहर जाने नहीं देते। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद जब मामा मामी को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, और इस बात से मैं खुश था कि मैं देवघाट जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही दिन मेरी लाइफ का कभी ना भुला पाने वाला दिन हो। मामा मामी के जाने वाले दिन उसी रात को करीब 8 बजे मैं और मेरा भाई खाना खाने के बाद टीवी देख रहे होते हैं, और उसी समय मैं अपने भाई से कहता हूँ कि आज मैं देवघाट जाऊँगा, क्योंकि आज मामा और मामी भी घर पर नहीं हैं। यह सुनकर मेरा भाई डर जाता है और मुझे साफ मना कर देता है कि नहीं जाना है, लेकिन उसके बार बार मना करने पर भी मैं नहीं मानता, और वहाँ से देवघाट के लिए अपने मामा की साइकिल लेकर निकल जाता हूँ। वहाँ से देवघाट कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही था, तो मैं आराम आराम से साइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात में आसमान साफ़ होने के कारण चाँद भी साफ दिखाई दे रहा था, और ठंडी हवा चल रही थी। चितवन में इतनी गर्मी होने के बावजूद बारिश होने के कारण मुझे गर्मी और थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। कुछ देर चलते चलते करीब 40 मिनट के बाद मैं देवघाट के प्रवेश द्वार पर पहुंचता हूं, जहां से देवघाट करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर ही था। लेकिन यह 11 किलोमीटर पूरा सुनसान जंगल से घिरा हुआ था। मैं अपने साथ लाइट टॉर्च और हल्के चांद की रोशनी के सहारे उस जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। जंगल के बीचों बीच चलते हुए सन्नाटे के कारण मुझे जंगल में मौजूद कीड़े मकोड़ों और जानवरों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, और अब मैं जंगल के आखिरी किनारे पर पहुंचने वाला था। लेकिन अचानक मैं देखता हूं कि मेरी तरफ 2 लोग आ रहे हैं। इन्हें मैं दूर से साफ नहीं देख पा रहा था, तो मुझे इनकी केवल परछाई दिखाई देती है। पास पहुंचते पहुंचते जब मेरी टॉर्च की रोशनी उन 2 लोगों पर पड़ती है, तो मैं देखता हूं कि उनमें से एक आदमी मुझे साइकिल रोकने को कह रहा है। हरी वर्दी और बंदूक लिए उन 2 लोगों को पहचानने में मुझे देर नहीं लगी कि यह और कोई नहीं आर्मी वाले हैं।
और मैं यह देखकर उनके ही पास जाकर साइकिल ठोक देता हूँ। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उनमें से एक सिपाही मुझसे पूछता है। मैं उनको देवघाट जा रहा हूँ उन 4 औरतों को देखने। तू नहीं बोल सकता था, इसलिए मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं पास के ही गांव तनहू जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो गई है, ऐसा जवाब देता हूँ। वहाँ रात के समय सिपाही जन सुरक्षा और उस कंकाल मिलने के बाद की खबर से वहाँ तैनात थे। मैं यह बताकर उनको पीछे छोड़ता हुआ जंगल के आखिरी किनारे को भी पार कर देता हूँ और एक खुली जगह पर पहुँच जाता हूँ, जिसके सामने ही मुझे एक लकड़ी का पुल दिखता है। इस पुल के दूसरी तरफ तनहू गांव था और पुल के नीचे बह रही नदी नारायणी नदी के तट पर देवघाट मौजूद था। मैं कुछ सोचे मैं उस पुल के किनारे से देवघाट जाने वाले रास्ते की ओर चला जाता हूँ और नीचे घाट पर उतरकर मैं अपनी साइकिल एक पत्थर के सहारे खड़ी कर उस पत्थर के ऊपर बैठ जाता हूँ। घाट पर बिल्कुल सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और केवल नदी की आवाज़ आ रही। बगल में ही कुछ घरों की लाइट जली हुई थी, लेकिन घरों से कोई आवाज़ नहीं आ रही। लग रहा था घर के सारे लोग सो गए हैं। मैं वहाँ कुछ देर बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है कि वह औरतें आएंगी और नाचेंगी, लेकिन करीब 12 बज चुके थे और अब तक मैं बहुत देर तक बैठने के कारण बोर हो चुका था। और अब मुझे उस बात पर जो मेरे भाई ने मुझसे कही थी वह एक अफवाह ही लग रही। और मैं यह सोच ही रहा था कि मेरे कानों में थोड़ी ही दूर से किसी के बात करने की आवाज़ आती है और मैं देखता हूँ कि कुछ औरतें अपने हाथ में दिया लेके मेरी तरफ आ रही होती हैं और मैं उनसे छुपने के लिए उस पत्थर के पीछे छिप जाता हूँ जहाँ पर मैं बैठा हुआ था। और वही औरतें मेरे से थोड़ी सी ही दूरी पर आकर रुक जाती हैं और अपने हाथ में लिए हुए दियों को नीचे रखती हैं और उस दिए के चारों ओर गोल घेरा बनाकर कुछ बोलते हुए घूमने लगती हैं। यह देखकर पहले तो मैं थोड़ा सा शॉक हो जाता हूँ। इतनी रात को यह औरतें अपने साथ दिया लेकर इस दिए के चारों ओर क्यों घूम रही हैं, क्योंकि उनका चेहरा मुझे अंधेरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा होता। तभी उनमें से 4 औरतें अपने नीचे रखे हुए दिए को उठाती हैं और धीरे धीरे अपनी साड़ी पर आग लगा रही थी। यह देखकर मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ और धीरे धीरे वह औरतें उस दिए से अपनी पूरी साड़ी पर आग लगा देती हैं। और यह देखकर मुझे अपने भाई की बात याद आ जाती है और मैं अब इस चीज़ को अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। मैं डर के कारण पसीने में पूरा भीग चुका था और अब केवल उस जगह से भागना चाहता था, क्योंकि वह औरतें पूरी आग में झुलसती हुई गोल घेरे में कुछ बोलते हुए घूम रही थी और उनके बोलने की भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी। और अब मैं जैसे तैसे वहाँ से भागने की सोच रहा था और मन ही मन भगवान को याद कर रहा था, आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ। डर से कांपते हुए मैं उनसे छुपते हुए उस पुल तक जाने की सोचता हूँ, क्योंकि वह औरतें मेरी से कुछ दूरी पर ही थी। तो मैं डर से कांपते कांपते उनसे छुपते हुए दबे पाँव अपनी साइकिल को उठाकर धीरे धीरे पुल की तरफ बढ़ रहा होता हूँ। और मुझे केवल इस बात का डर था कि उनमें से किसी भी औरत को यह पता न चल जाए कि मैं यहाँ पर उन्हें छुप कर देख रहा था। धीरे धीरे मैं पुल की ओर बढ़ रहा था और मैं डरते हुए कँपाता हुआ पुल तक तो पहुँच जाता है। और अभी भी मैं उन औरतों की नाचने की आवाज़ को अपने कानों तक सुन पा रहा था। और अब मैं साइकिल पर बैठकर घर की ओर भागता हूँ और उस जंगल से होता हुआ मैं वापस चितवन जा रहा था। जिस जंगल से आता हुआ मैं बिल्कुल भी डरा नहीं हुआ था, अब उसी जंगल के बीचों बीच से जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था और केवल इन औरतों के बारे में चल रहा था। मैं अपनी साइकिल पे फुल पैडल मारता हुआ उस जंगल से बाहर निकलता हूँ
और अपने घर की ओर बढ़ रहा होता हूँ। अभी भी उन औरतों का डर मेरे दिमाग से नहीं गया था। फिर मैं अपने घर के बाहर ही पहुंचकर अपनी साइकिल को खड़ा करके डरते हुए घर के अंदर जाता हूँ और एकदम से दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। और अब मैं घर पहुँच चुका था। मेरा भाई भी अभी तक सो चुका था। मैं अब अपने बेड पर चला जाता हूँ। मैं सोने की कोशिश करता हूँ और वही इन औरतों के बारे में सोच रहा होता। उस रात मैं सो नहीं पाता, केवल डरा हुआ होता है। अगले ही दिन सुबह मैं अपने भाई से कहता हूँ कि मैं कल देवघर तो गया था, लेकिन मैंने उन औरतों को भी देखा आग में जलते हुए। यह सुनकर मेरा भाई, जो इस बात पर अभी तक थोड़ा बहुत भी यकीन नहीं करता था, वह भी पूरा यकीन करने लग जाता है। और उस दिन के बाद से मैं कभी भी देवघाट की तरफ कभी भी नहीं गया। अपने घर वापस जाने से पहले मैं दोपहर के समय अपने मामा के साथ भले ही उस देवघाट की ओर गया था, लेकिन रात को मैं चितवन में मामा के घर से बाहर भी नहीं निकलता। यह मेरा एक इमेजिनेशन था या फिर एक सच, लेकिन उस दिन की रात का डर आज भी मेरे मन में है। और उस दिन के बाद से मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास करने लग गया हूँ। आपको क्या लगता है गाइस इस स्टोरी से कि यह एक सच होगा या फिर साल की लड़की का सिर्फ एक हेलुसिनेशन होगा? पर ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।